वो है ना, दो चीजें हैं जो मैं चालू कर रहा हूँ, तो तुम लोग ध्यान देना। पहले हम एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और रानू, तेरा जो डाउट है वो भी मैं सॉल्व करूंगा, बाकी हर्ष तेरा भी। तो फोर्सेस जो होते हैं ना, फिजिक्स में आपके फोर्सेस दो तरीके के होते हैं। उनका मतलब क्या है, पहले सब ध्यान से समझना। तो एक होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक क्या होते हैं आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एक होते हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक होते हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस पता है क्या है? इन दोनों फोर्सेस में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर मान लो कि मुझे किसी मास एम को जमीन से उठा के एच हाइट पे लेके जाना है, किसी मास को जमीन से उठा के कहां लेके जाना है? एच हाइट पे। तो चाहे मैं उसको सीधा लेके जाऊं, चाहे उसको ऐसे लेके जाऊं, चाहे उसको इतना घुमा के लेके जाऊं, इन सब केस में मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा? mgh है ना। लेकिन अगर अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका फ्रिक्शन। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि ये गाड़ी यहां खड़ी है, इस गाड़ी को यहां से यहां जाना है। तो एक तो सीधी रोड है, और एक मान लो कि ये गाड़ी इस तरीके से होते हुए जाती है। तो आप खुद बताओ, इस केस में पेट्रोल आपका कम खर्च होगा, इस केस में आपका पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा, क्योंकि यहां पे ज्यादा देर तक अपनी गाड़ी चलेगी, ज्यादा देर तक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, इसमें कम देर तक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे वाले में। तो ध्यान से सुनना, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क होता है ना, वर्क इज कन्वर्टेड टू हीट, है ना। जनरली क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करते हैं ना, वो खर्च हो जाता है, वापस नहीं मिलता है। पर कंजर्वेटिव फोर्सेस जो वर्क करते हैं वो हमें वापस मिल जाता है। इसका मतलब क्या है, सब ध्यान से सुनना। जैसे आपका स्प्रिंग फोर्स, तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अपना जो स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स अपना एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका मतलब क्या है, सपोज करो कि ये एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। मान लो मैं स्प्रिंग को एक्स डिस्टेंस से कंप्रेस करता हूं, तो आपने जो भी वर्क किया वो स्प्रिंग के अंदर जाके क्या हो जाता है, स्प्रिंग के अंदर जाके स्टोर हो जाता है ना। तो जैसे ही आप स्प्रिंग छोड़ते हो, तो आपकी स्प्रिंग वापस क्या कर जाती है, आगे आ जाती है। क्योंकि स्प्रिंग पे आप जो भी वर्क करते हो ना, आपने जो भी काम किया, वो एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। लेकिन यही सपोज करो कि मान लो कि ये एक उबड़ खाबड़ सड़क है, और यहां पे एक मास पड़ा है एम, और मैं इस मास को धक्का मार के यहां लेके आता हूं। क्या ये मास वापस अपनी जगह पे आएगा छोड़ने पे? नहीं। आपने जो वर्क किया वो फ्रिक्शन में खर्च हो गया। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स आपका नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है। नॉन कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि वर्क इज स्पेंट, मतलब आपने जो वर्क किया वो खर्च हो गया। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना, वो आपका पाथ डिपेंडेंट फोर्स होता है। जैसे अगर मान लो उदयपुर से तुम सीधा दिल्ली जाओ, या उदयपुर से कोलकाता होके दिल्ली जाओ, सेकंड केस में आपका ज्यादा पेट्रोल खर्च होगा, क्योंकि रास्ता लंबा है। डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रास्ता लिया। तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि इसमें वर्क जो है वो खर्च हो जाता है, और ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स है। लेकिन जैसे आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये आपके पाथ इनडिपेंडेंट फोर्स है। इसमें पाथ पे फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक ही चीज पे फर्क पड़ता है कि शुरुआत वाला पॉइंट कौन सा है, बाद वाला पॉइंट कौन सा है। पाथ इनडिपेंडेंट फोर्स है। और सबसे बड़ा डिफरेंस, यहां पे वर्क खर्च हो जाता है, यहां पे वर्क स्टोर हो जाता है। वर्क इज स्टोर्ड। मतलब जैसे अगर मान लो कि किसी मास को आप एच हाइट ऊपर लेके जाओ, तो आप छोड़ोगे तो वापस कहां जाएगा? अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जैसे ही आप मास को ऊपर लेके गए, तो आपने जो वर्क किया वो क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने छोड़ा, तो वापस आपका मास जगह पे आ गया। तो याद रखना, कंजर्वेटिव फोर्स की दो प्रॉपर्टी लिख लो अपनी कॉपी में। पाथ इंडिपेंडेंट फोर्स, वर्क स्टोर हो जाता है। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की दो प्रॉपर्टी लिखो, वर्क खर्च हो जाता है, और पाथ डिपेंडेंट फोर्स है। लिख लो। और अब तक कोई डाउट है तो पूछो। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। कंजर्वेटिव फोर्स के दो एग्जांपल तुम याद रखना, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अभी अपने बहुत काम के हैं। नॉन कंजर्वेटिव का एक एग्जांपल तो दिमाग फिट कर लो, फ्रिक्शन फोर्स।
हर्ष कोई डाउट है? हिमांग कोई डाउट है? आशीष, मानद कोई डाउट है? इन दोनों एग्जांपल में तो पूछो। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं? जिसमें आपका वर्क खर्च नहीं होता है, आप वर्क करोगे ना तो वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, आपने काम किया, हो गया खर्च, पेट्रोल गया वापस थोड़ी आएगा कि गाड़ी अपने घर से ऑफिस लेके गए, पेट्रोल खाली हो गया, ऑफिस से घर आए वापस पेट्रोल भर गया, ऐसा थोड़ी होता है ना। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, आपकी जो एनर्जी है वो खर्च हो जाती है। ठीक है, तो लिखो अपनी कॉपी में। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। मैं, हाँ पूछो। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा होगा? यार ये बहुत अजीब क्वेश्चन है यार, उसको देवांश ना, मैग्नेटिक फील्ड एक बहुत अजीब फोर्स है। वो ना तो कंजर्वेटिव में आता है ना वो नॉन कंजर्वेटिव में आता है। उसका उसका रीजन मैं बताता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क कर ही नहीं सकता। तो यहाँ याद है, मैं ये लाइन बार बार बोलता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो वर्क जीरो होता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड वर्क ही नहीं कर सकता तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, इसलिए ना वो अलग ही चीज है। हाँ पूछो, किसको डाउट है तो। ओके इसका मैं तुम्हें एक अच्छा वो भेज दूंगा, इसका नोट लिखा हुआ कि कंजर्वेटिव वर्सेस नॉन कंजर्वेटिव का डिफरेंस तुम लिख लेना। दोनों का एग्जांपल याद रखना कि एक कंजर्वेटिव को याद रखना, एक नॉन कंजर्वेटिव का। ठीक है, अब सबसे पहले लिखो अपनी कॉपी में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन, और फिर अपन न्यूमेरिकल पाएंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो तुम सब ध्यान से सुनना, सब ध्यान से समझना इस चीज को। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, सब ध्यान से समझना। सपोज करो कि ये कोई सड़क है और यहाँ पे कोई मास है m, और मान लो यहाँ का काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दे रखा है आपको। ठीक है, क्या दे रखा है, म्यू के। तो आप मुझे बताओ कि इस मास का अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ऊपर की तरफ नॉर्मल होगा, नीचे की तरफ mg होगा, तो नॉर्मल किसके बराबर आ जाएगा, mg के। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, म्यू के mg। ठीक है, और मैं बोलूं कि ये मास d डिस्टेंस आगे गया, तो बताओ वर्क कितना होगा। ध्यान से देखना, आपका फ्रिक्शन लगेगा पीछे पर डिस्प्लेसमेंट है आगे, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स कितना है, म्यू के एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो ये कितना आएगा, माइनस म्यू के एम जी डी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। या फिर कई लोग इसमें एम जी नहीं लिखते हैं, कई लोग यहाँ पे एन ही लिखते हैं, माइनस म्यू के डी, क्योंकि एन अलग अलग हो सकता है ना। तो एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में, फिर अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक के पीछे के बहुत क्वेश्चन सीधा इस फॉर्मूले से होते हैं। तुम्हारे नीट जेई में बहुत क्वेश्चन सीधा इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, सीधा। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं। रानू तूने मुझे जो क्वेश्चन भेजा अब तेरा हो जाएगा ना, मैं अब करा देता हूं सॉल्व। लिख लो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो अगर कोई मास m है जो मान लो d डिस्टेंस आगे गया, मास चल रहा है, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के n। इस केस में अपना n किसके बराबर आया, mg के। और वर्क क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा। तो फोर्स की जगह फोर्स का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा आया -1। क्यों, अगर आपकी बॉडी इधर जाएगी तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, cos 180 -1 होता है। लिख लो, पर तुम हो सके तो नीचे वाला फॉर्मूला याद रखना, ये नॉर्मल वाला। ठीक है, कोई डाउट है हर्ष, हिमांग, कोई डाउट है रानू, कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखो, एक सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सब पहले इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में फिट कर लो। कोई डाउट है तो इस फॉर्मूले का पूछ लो, नहीं तो अगला क्वेश्चन तुम लोगों को करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपका एक मास है 2 kg का, वो इस तरफ जाता है 10 मीटर, और यहां पे आपको म्यू के दे रखा है 0.3। तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ। और याद रखना, फ्रिक्शन वाला वर्क खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है। कितना आएगा, -म्यू के एम जी डी। तो म्यू के कितना है 0.3, मास कितना है 2, जी कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10।
तो इसको ओपन करो, 1 10 से 10 गया तो 3 2 जा 6, ये कितना आया -60 जूल। और याद रखना फ्रिक्शन वाला वर्क गया, अब वापस नहीं आ सकता। किसी को अब तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं है? पक्का? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, रानू कोई डाउट है कि क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो अब एक बस एक चीज और है, उसको भी तुम देख लो। जैसे मैंने देखा है कि कई लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जैसे अगर इंक्लाइन प्लेन है ना, मान लो एंगल थीटा है, तो याद है इंक्लाइन प्लेन पे अपन mg के 2 कंपोनेंट लेते हैं। एक अपन लेते हैं mg साइन थीटा, एक अपन क्या लेते हैं mg कॉस थीटा, और नॉर्मल इधर। याद रखना इंक्लाइन प्लेन पे नॉर्मल क्या होता है mg कॉस थीटा, इसको मत भूलना, है ना। तो इस केस में अपना वर्क कितना आ जाएगा -μ के एन डी, तो नॉर्मल की जगह ये पुट कर देना। ठीक है, ये लिख लो। फिर अपन न्यूमेरिकल पे आके फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एक डाउट है जो तुम लोगों का क्लियर मुझे करना है, वो करा के मैं आता हूं। एक बार लिख लो इसको। वापस मैं स्प्रिंग पे ही आ रहा हूं। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है -kx, और स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है 12kx²। ठीक है, ये लिख लो सब अपनी कॉपी में कि इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। ठीक है, तो अब सब ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनना। अगला टॉपिक देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये तुम हो, और मान लो कि तुम्हारे पास एक बैग है जिसमें सपोज करो 80 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तुम यहां से लेके यहां तक गए, मान लो रास्ते में तुम 20 चॉकलेट खा गए, तो तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट बचेगी? आप मुझे बताओ कितनी चॉकलेट बचेगी तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचेगी बैग में 60 चॉकलेट्स। इतनी बचेगी कि नहीं बचेगी? हाँ हिमांग, मैं करता हूं। तो शुरू में आपके पास 80 चॉकलेट्स थी, रास्ते में 20 खर्च हो गई, तो बाद में कितनी बची 60। तो मान लो कि इनिशियली आपके पास एनर्जी थी Ti, और रास्ते में मान लो आपकी W एनर्जी खर्च हो गई और बाद में बची Tf। तो अपन इक्वेशन क्या लिखेंगे? W + Tf लिखेंगे। किसी को कोई डाउट है मैंने ये इक्वेशन कैसे लिखी कि नहीं है? शुरुआत में आपके पास इतनी एनर्जी थी, फाइनली आपके पास इतनी बची, रास्ते में इतनी खर्च हो गई, तो Ti = W + Tf हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो उसी तरीके से अब सब इसको लिख लो अपनी कॉपी में, गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि ये कोई मास है, शुरुआत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी Ki है, पोटेंशियल एनर्जी Ui है, और मान लो रास्ते में वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ Wf, और मान लो फाइनली काइनेटिक एनर्जी बची Kf, पोटेंशियल एनर्जी बची Kf। तो शुरुआत में टोटल एनर्जी कितनी थी? Ki + Ui। बाद में टोटल एनर्जी कितनी है? Kf + Uf, प्लस साथ में क्या करना? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। लिख लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर फ्रिक्शन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा? काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और याद रखना इसको पॉजिटिव लेना। इसको क्या लेना? आप पॉजिटिव लेना, मतलब जो भी आंसर आए उसको पॉजिटिव पुट करना, -60 मत कर देना। ठीक है, लिख लिया सबने ये? सर एक क्वेश्चन है सर, वर्क WF जो होगा वो नेगेटिव होगा क्या? नेगेटिव होगा, लेकिन अपन ने ये जो फॉर्मूला बनाया कंसेप्ट से बनाया कि शुरू में जितनी एनर्जी है इक्वल टू फाइनल जितनी एनर्जी है प्लस कितनी खर्च हो गई, तो यहां पे नेगेटिव पुट मत कर देना। ओके जैसे मान ले तुमने सॉल्व करके अपना -60 आया, तो यहाँ पे 60 पुट करना। ठीक है, अब एक इसका क्वेश्चन करते हैं जल्दी। जब मैं लिख लिया कि नहीं लिखा? लिख दिया सर। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से सुनो। हिमांग तेरा भी डाउट में ले रहा हूँ, रानू आपका डाउट भी मैं ले रहा हूँ। तो एक सेकंड, हाँ 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, तो एक क्वेश्चन परसों मैंने शीट में ये डाला था, अगर तुम लोगों को याद हो तो ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 20 न्यूटन पर मीटर। और ये जो जमीन है ना ये वाली, यहाँ पे आपको म्यू के शायद दे रखा था 0.2 समथिंग कुछ वैल्यू है, और यहाँ पे एक मास है m।
और आपको मास की वैल्यू दे रखी है, सपोज करो 2 kg, और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा क्वेश्चन था कि ये मास स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करेगा। लेकिन ध्यान से देखो यहां पे क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी है। अब तुम सब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सपोज करो कि मैं इस हाइट को 0 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे फ्रिक्शन है तो अपन क्या पुट करेंगे, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं किसी को, क्लियर हुआ अब तक। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखो। तो मान लो ये इनिशियल कंडीशन है और सपोज करो कि आपका मास कितना डिस्प्लेस करता है। सपोज करो कि आपका मास डी डिस्टेंस तक अंदर जाता है, मतलब कितना डिस्टेंस करता है डी, मतलब स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करता है डी, और फिर आपका मास रुक जाएगा। तो अपने को डी निकालना है। देखो शुरू में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इस मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि ये कौन सी हाइट पे पड़ा हुआ है, 0 पे, प्लस अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो जब आपका मास यहां था तब तो स्प्रिंग कंप्रेस थी नहीं, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी भी है, 0, इक्वल टू अब के एफ लिखते हैं। तो फाइनली तो आपका मास रुक गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, प्लस मास की हाइट तो बढ़ी नहीं, अभी भी हाइट 0 पे ही है, तो मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, और स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई, डी, तो यहां आ जाएगा हाफ के डी स्क्वायर। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव लिखना, प्लस म्यू के एम जी डी। तो यहां पे ध्यान से इक्वेशन को देखो, तो तुम्हारे पास सब कुछ है खाली डी को छोड़ के। मास है, वेलोसिटी है, के है, म्यू के है, एम है, जी है, खाली डी नहीं है। इसको तुम सॉल्व करोगे तुम्हें डी मिल जाएगा। रानू अब तुझे क्वेश्चन का आंसर मिला कि वो क्वेश्चन कैसे करना था, Yes, sir. ठीक है। और हिमांक तुम्हारा क्वेश्चन भी यही था क्या? एक सेकंड, 1 सेकंड। हिमांक आपका क्वेश्चन क्या था, आपने स्क्रीनशॉट भेजा है क्या मुझे? तुम लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजा करो यार, है ना। 1 सेकंड, मैं हिमांक आपका क्वेश्चन लेता हूं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी के 2 तरीके की होती है, एक तो होती है mgh और एक कौन सी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। याद रखना ये तो अपने हाइट पर डिपेंड करती है और ये डिपेंड करती है कि आपकी स्प्रिंग को मैंने कितना कंप्रेस कर रखा है। और किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो अब सब नेक्स्ट। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो यार। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन का वर्क, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। कि नहीं पूछना है तो ओपन नेक्स्ट टॉपिक। हाँ हिमांग, मैं तेरे क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। तेरी वो फाइल डाउनलोड हो रही है, मैं स्क्रीनशॉट डाउनलोड करता हूँ। हाँ पूछ देवांश, क्या हुआ? सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे एक स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, अब मुझे ये पता करना है कि जब इस स्प्रिंग ने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, हम्म। तो ये किस वेलोसिटी के साथ ब्लॉक को मूव आउट करेगा, किस वेलोसिटी से ब्लॉक यहाँ से निकलेगा? तो वापस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे। तो शुरू में तेरा मास स्टेशनरी था, मान ले कि फाइनल वेलोसिटी v है, तो वापस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे, सेम इक्वेशन ओके सर। वापस लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो एक काम करना, मुझे करके बताना। इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तुम वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसने क्या क्वेश्चन पूछा पता है, कि ये मास जब वापस जाएगा तो तब बताओ कि जब ये रिलीज होगा तो इसकी क्या वेलोसिटी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, तुम लोग ट्राई करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, रिवांश ट्राई करना एक बार आप इस क्वेश्चन को, श्योर ठीक है। सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। इलास्टिक कॉलिजन इन 1 डायमेंशन। और एक बात याद रखना, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं इलास्टिक कॉलिजन, तो याद रखना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लिख लो, गांठ बांध लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो कोई तुम्हें पूछे कि इलास्टिक कॉलिजन में क्या काइनेटिक एनर्जी खर्च होती है, नहीं होती है। जितनी शुरुआत में है बाद में भी उतनी रहेगी, किसी भी कॉलिजन में। याद रखना फिजिक्स में कोई भी कॉलिजन तुम पढ़ लो, आपका मोमेंटम जो इनिशियल होगा बाद में भी वही होगा। कोई भी कॉलिजन हो जाए, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, किसी भी तरीके के कॉलिजन में आपका मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं करता। लेकिन इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं करती। तो इलास्टिक कॉलिजन
वन डायमेंशन होता क्या है, पहले अपन वो समझते हैं। सपोज करो कि आपके पास कोई एक मास है m1, वो इधर की तरफ आ रहा है वेलोसिटी v1 से, और आपके पास यहां पे एक मास है m2, वो इधर की तरफ जा रहा है v2 से, और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि v1 ग्रेटर देन v2 है। तो आप खुद मुझे बताओ, पीछे वाला मास तेज आ रहा है, आगे वाला धीरे जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, है ना। तो टकराने के पहले अपन मोमेंटम लिखते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो m1 v1 प्लस m2 v2। किसी को कोई डाउट है, ये इक्वेशन नंबर 1। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, इस मास की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, और दूसरे मास की कितनी हो जाएगी, हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 लिख लो, एक बार लिख लो। मान लो कि ये टकराने के पहले का केस है, बिफोर कॉलिजन। ये टकराने के पहले का केस है, बिफोर कॉलिजन। टकराए नहीं अब तक, पर टकराएंगे पक्का, क्योंकि v1 ग्रेटर देन v2 है। तो आपका इनिशियल मोमेंटम कितना आया, m1 v1 प्लस m2 v2। आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, और डाउट इलास्टिक मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगा इसमें। इलास्टिक का मतलब है एनर्जी लॉस नहीं होगा, जितना एनर्जी पहले था बाद में भी उतना ही रहेगा, और मोमेंटम तो हमेशा ही सेम ही रहता है। ठीक है, अब सपोज करो कि इनमें कॉलिजन हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं आफ्टर कॉलिजन की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आफ्टर कॉलिजन की। मान लो कॉलिजन हो गया, और मान लो कोलाइड होने के बाद m1 की वेलोसिटी v1 डैश हो गई, और m2 की वेलोसिटी हो गई v2 डैश। ठीक है, अब v1 डैश v2 डैश की वैल्यू क्या होगी, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, आगे जाएंगे कि पीछे जाएंगे। अब देखो, पहले आप क्या करो, फाइनल मोमेंटम लिखो। तो पहले मास का मोमेंटम कितना आ जाएगा, m1 v1 डैश, दूसरे का मोमेंटम कितना आ जाएगा, m2 v2 डैश, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। लिख लो, ये इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, कोलिजन से पहले मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लिखा, कोलिजन के बाद मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी लिखा। तो देखो, कोलिजन के बाद मैंने वेलोसिटी क्या लिखी, v1 डैश और v2 डैश। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, याद रखना, इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, m1 v1 प्लस m2 v2, और फाइनल मोमेंटम कितना था, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। तो आप क्या करो, m1 को एक तरफ ले आओ, तो इधर तो m1 आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, v1 माइनस v1 डैश, डी आएगा क्योंकि ये उधर जाएगा, और इधर m2 को लो और ब्रैकेट में क्या आएगा, v2 डैश माइनस v2। क्यों, क्योंकि ये टर्म इधर आई तो नेगेटिव, और ये टर्म उधर गई तो नेगेटिव। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख लो इसको। कुछ नहीं किया मैंने, खाली इसको उधर भेजा, उसको उधर लेके आया। मतलब इस m1 वाली को उधर भेजा तो ये नेगेटिव हो गया, और इधर m2 वाली को इधर लेके आया तो ये नेगेटिव हो गया। और दूसरी इक्वेशन याद है अपनी कैसे बनेगी, उसको काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके बनाओ। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 डैश का स्क्वायर। तो हाफ 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 गया। सेम m1 वाले को इधर लेके आओ, तो m1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर, और m2 वाले को उधर लेके जाओ तो m2 ब्रैकेट में क्या आएगा, v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी, और यहां पे भी a माइनस बी तो v2 डैश माइनस v2, और a प्लस बी तो v2 डैश प्लस v2। लेकिन तुम ध्यान से देखो, m1 v1 माइनस v डैश किसके बराबर है,
m2 v2 डैश माइनस v2, इसके बराबर है कि नहीं? तो ये पूरी की पूरी टर्म किससे कैंसिल हो गई? इससे। तो आपका आंसर क्या आया? लिख लो इसको अपनी कॉपी में, v1 डैश v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लिख लो। फिर इसके न्यूमेरिकल करते हैं हम, और फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, फिर मैं तुम्हें शीट भेजूंगा, टाइम लगेगा अभी। लिख लो, तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बेसिकली ये डिराइव करना चाहते थे। तो एक तो अपन ने मोमेंटम बराबर किया, एक हमने काइनेटिक एनर्जी बराबर करी। दोनों बराबर करने पे हमारे पास क्या आया? v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। तो अपने पास दो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इक्वेशन नंबर 1 और एक ये सॉरी इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। इनसे तुम्हारा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लिख लो, लिख लो इसको, और फिर एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कराऊंगा, अगर तुम्हें सॉल्व करना है। लेकिन याद रखना ये इक्वेशन v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। v1 मतलब टकराने के पहले पहले मास की क्या वेलोसिटी थी, v1 डैश मतलब टकराने के बाद पहले मास की क्या वेलोसिटी थी, v2 मतलब टकराने के पहले दूसरे मास की क्या वेलोसिटी थी, v2 डैश मतलब टकराने के बाद दूसरे मास की क्या वेलोसिटी थी। तो एक तो आपको मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए, एक आपको ये वाली इक्वेशन। अब इन दोनों को यूज कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूं। लिख लिया सबने? ये तुम्हें भेज दूंगा मैं स्लाइड वैसे भी, लेकिन ये लास्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। ठीक है, तो अब इसको यूज कैसे करते हैं सब ध्यान से देखना, बहुत आसान है। सपोज करो कि ये 2 kg का मास है और ये इधर की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और आपका सपोज करो कि ये 3 kg का मास है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है, टकराने के बाद इन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? टकराने के बाद तो कैसे करोगे? देखो, मान लो कि टकराने के बाद 2 kg की वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश, और मान लो 3 kg की वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप कौन सी यूज करो, v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश। तो v1 तो है मेरे पास कितना है 20, v1 डैश नहीं है यार, v2 तो है मेरे पास कितना है सॉरी 10 और प्लस v2 डैश। और एक आप क्या करो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दो। तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा तुम्हारा, देखो कितना आएगा 2 इंटू 20, तो इसका आया 40, प्लस इसका कितना आ जाएगा 3 इंटू 10, तो आ गया 30। फाइनल मोमेंटम कितना आएगा, देखो इसका तो 2v1 डैश, तो इसका आ जाएगा 2v1 डैश, और इसका कितना आ जाएगा 3v2 डैश। तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2v1 डैश प्लस 3v2 डैश, और 40 और 30 कितने होते हैं 70, और v1 डैश को अपन या फिर v2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 10 को उधर भेजो, तो v2 डैश को अपन क्या लिख सकते हैं 10 प्लस v1 डैश। तो यहाँ पे इसको लिखो आप 2v1 डैश प्लस 3, ब्रैकेट में क्या आएगा 10 प्लस v1 डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 70। तो इस इक्वेशन को ओपन करो, देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2v1 डैश प्लस 3 10 जा 30 हो जाएगा, प्लस 3v1 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 70। 30 को उधर भेजो तो आपका ये हो जाएगा 5v1 डैश, 70 में से 30 गए 40 बचे, तो v1 डैश कितना आया 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस v1 डैश को तुम यहाँ पुट करना इस इक्वेशन में, तुम्हारा v2 डैश कितना आएगा 10 प्लस 8, ये हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो। हाँ पूछो। सर अगर वेलोसिटीज मुझे एक्सचेंज करनी हो, मतलब जैसे 3 kg की बॉल 10 मीटर्स पर सेकंड पे चल रही है और 2 kg की बॉल 20 पे चल रही है, अब मैं चाहता हूँ कि कोलिजन हो, तो ऐसा क्या करूं मैं ताकि उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाए? 10 मीटर पर सेकंड तो 2 kg वाले इसका रिलेशन है, मैं आता हूँ। अगर मास सेम होता है तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है ना, ये याद रखना है तुम्हें। उस पे आ रहा हूँ, कंडीशन पे तो मैं आया ही नहीं अब तक, तो मैं अभी तो क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तुम एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना तो सीखो। किसी को डाउट है कि ये क्वेश्चन कैसे किया मैंने? हर्ष डाउट है, हिमांग, श्रेया तुम्हें समझ में आया कैसे हुआ ये क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन पढ़ के दो इक्वेशन लगानी आनी चाहिए, एक तो ये वाली इक्वेशन और दूसरा मोमेंटम वाली इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन लेनी नहीं है तुम्हें, वो लोगे तो फंस जाओगे क्योंकि उसमें स्क्वायर होता है। तो v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश, और दूसरा
इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को बराबर कर दो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि आपका 2 kg का मास इधर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, लेकिन अब आपका एक 4 kg का मास पीछे की तरफ आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो मेरा क्वेश्चन है कि कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। याद रखना ऐसे क्वेश्चन में पता है हम क्या करते हैं, तो आपको v1 कितना दे रखा है 10, लेकिन याद रखना आपको v2 कितना दे रखा है -20, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो नेगेटिव लेना। एक तो अपने को v1 डैश निकालना है, एक अपने को क्या निकालना है v2 डैश निकालना है। तो एक तो अपनी बहुत अच्छी इक्वेशन है v1 प्लस v1 डैश इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश, एक तो ये लगाओ, तो ये तो आ जाएगी तुम्हारी 10 प्लस v1 डैश और v2 कितना है -20 प्लस v2 डैश, ये तो आ गई पहली इक्वेशन। और एक आप क्या करो, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल को बराबर कर दो, तो इसका तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 20 और इसका 4 इंटू -20, तो ये हो जाएगा -80। याद रखना इसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेना, तो 24 जा -80 और फाइनल मोमेंटम, तो मान लो कि फाइनली इसकी वेलोसिटी जो v1 डैश है इसकी वेलोसिटी v2 डैश है, तो फाइनल मोमेंटम कितना आ जाएगा 2v1 डैश प्लस 4v2 डैश। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। याद रखना फाइनल मुझे पता नहीं है ना v1 डैश इधर होगी कि इधर, तो आप दोनों को इधर ही ले लेना, तो आंसर आएगा तो अपने आप ही नेगेटिव आ जाएगा। तो v1 डैश और v2 डैश, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये है आपका इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो इस तरीके से तुम किसी की भी वेलोसिटी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब ध्यान से देखना। तो एक तो यार तुम्हारी स्प्रिंग वाली में किसी को कोई डाउट है तो मुझे भेज दो, और हर्ष कोई डाउट है तो भेज दे, क्या पता आज की क्लास के बाद तुझसे हो जाए। हिमांग यार तेरा वो डाउनलोड नहीं हुआ मेरे भाई, तो तू मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। और तीसरा आज की शीट में भेज रहा हूं, तो प्लीज यार आप जो भी डाउट हो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा करो ना, आप स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मुझे कराने में आसानी रहती है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो। आशीष भाई क्लियर हुआ आज का टॉपिक? कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अगर खाली कंजर्वेटिव फोर्स है तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, लेकिन अगर फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तो तुम लीव कर सकते हो। शीट में भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, हाँ परसों की रिकॉर्डिंग आज की रिकॉर्डिंग दोनों में तुम्हें भेज दूंगा, और ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार। ओके सर।